हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइंग एडुटेक। आज इस क्लास में हम लास्ट क्लास का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 अगेन हमारा चल रहा है थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्म्स रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट मार्केट। ये टॉपिक हमारा चल रहा था और ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम इस टॉपिक को आज इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने 3 टाइप का मार्केट डिस्कस किया था। सबसे पहला टाइप जो था वो है हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट था हमारा। इस मार्केट में किसी भी फर्म का जो रेवेन्यू कर्व है वो कैसा होता है, मतलब उसका स्लोप क्या होता है और उसका शेप क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो जो शेप होगा रेवेन्यू कर्व का अंडर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो था हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था फर्म का रेवेन्यू कर्व, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि कांस्टेंट प्राइस पर भी जो क्वांटिटी सप्लाई है या क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होता चला जाएगा और वो आपका टिल इन्फिनिटी ऐसा होगा। इसलिए फर्म का रेवेन्यू कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो कह सकते हैं कि स्लोप रहेगा आपके रेवेन्यू कर्व का वो था आपका परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक जो है रेवेन्यू कर्व वो क्यों होगा, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ही है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में चेंज नहीं भी होने पर अगर क्वांटिटी सप्लाई चेंज होता चला जाए, वो भी कहाँ तक, तो टिल इन्फिनिटी, तो उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। और ये हमारा रेवेन्यू कर्व था अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो कि हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। फिर सेकंड जो टाइप ऑफ मार्केट था वो है हमारा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के फीचर्स, उसके मीनिंग के बाद फीचर्स और इस मार्केट में फर्म के रेवेन्यू कर्व का जो शेप है और साथ ही साथ उसका जो स्लोप है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। शेप जो था फर्म के रेवेन्यू कर्व का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था हमारा। इसको आप शेप और स्लोप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। जो स्लोप था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, जो कि इंडिकेट कर रहा था इनवर्स रिलेशनशिप को बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, साथ में इसके भी हम स्लोप वगैरह की बात जब करें तो ये भी इलास्टिसिटी के स्केल में आपको लेस इलास्टिक नज़र आ रहा था। मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हुए भी लेस इलास्टिक था, मतलब इसका वैल्यू 1 से छोटा। क्यों ऐसा, तो ऐसा होने के पीछे रीज़न था कि इस मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है। जो सेलर होते हैं वो सिंगल होते हैं इन होल मार्केट, और सिंगल सेलर के होने के कारण वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट आपका यूनिक होता है, और इस वजह से उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको देखने को नहीं मिलता। और ये रीज़न है कि इस मार्केट में जो रेवेन्यू कर्व होगा वो लेस इलास्टिक होगा। मतलब जितना चेंज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में होगा उससे कम ही चेंज आपको क्वांटिटी सप्लाई में देखने को मिलेगा। और ये कुछ नेचर रेवेन्यू कर्व के, जो रेवेन्यू कर्व्स का जो नेचर है वो हमने यहाँ तक डिस्कस कर रखा है अपने लास्ट क्लास में। 2 मार्केट फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसको ही कंटिन्यू करेंगे और चलेंगे अपने थर्ड टाइप ऑफ मार्केट पर, जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फर्म्स रेवेन्यू कर्व्स
अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उस मार्केट में किसी भी फर्म का रेवेन्यू कर्व का शेप कैसा होगा, हम वो आज देखेंगे। देखो, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये जो 3 टाइप ऑफ मार्केट हैं, इन तीनों टाइप ऑफ मार्केट में हम लोग रियल वर्ल्ड में कौन सा मार्केट फेस करते हैं या कौन सा मार्केट हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इन तीनों में से मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट आपका एक ऐसा मार्केट है जो कि रियल वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। ओके, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको रियलिटी में देखने को नहीं मिलेगा। ये एक आर्बिटरी कॉन्सेप्ट है मार्केट का, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपको ऐसा मार्केट देखने को नहीं मिलता जहाँ पे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट यूनिफॉर्म होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं एंड फ्री एंट्री होती है, फ्री एग्जिट होता है, परफेक्टली कंपटीशन होता है अमंग द सेलर्स। तो ये रियलिटी में आपको देखने को नहीं मिलता। मोनोपोली मार्केट भी रियलिटी में आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। इसके रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा सकता है इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली मार्केट इन रियल वर्ल्ड। बट उसके अलावा आपको मोनोपोली मार्केट के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिलेंगे। बट जो नॉर्मल मार्केट है जिसमें आप और मैं प्रैक्टिस करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उस मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। तो आइए देखें कि ये मार्केट है क्या, इस मार्केट के फीचर्स क्या क्या हैं, पहले तो वो समझ लेंगे ताकि हमें आसानी हो फर्म के रेवेन्यू कर्व को समझने में। तो फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब कितने ज़्यादा सेलर्स या कितने ज़्यादा बायर्स, तो बायर्स की खैर चिंता नहीं करनी, कंज्यूमर्स तो बहुत होंगे, बट सेलर्स, तो सेलर की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो इस मार्केट में सेलर्स की संख्या मोनोपोली मार्केट से ज़्यादा होती है, बट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जितने नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं उनसे कम होती है। मतलब इन दोनों मार्केट फॉर्म्स के बीच में जितने भी नंबर्स ऑफ सेलर्स आते हैं उतनी संख्या आपको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखने को मिलती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो यहाँ पे इस मार्केट का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे मोनोपोलीज होते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट का सेलर होता है और उनके बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मोनोपोलीज के बीच में कंपटीशन है और कंपटीशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू प्राइस होता है। मैंने मोनोपोली बोला मतलब इस मार्केट में प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से अलग आपको मिलेंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एक सेकेंड, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बट उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज होती है। इस मार्केट में प्रोडक्ट सिमिलर होते हुए भी एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है वो थोड़ी बहुत अलग हो जाती है, उनकी क्वांटिटी जो होती है वो थोड़ी बहुत अलग हो जाती है। तो प्रोडक्ट सिमिलर होते हुए भी उनके पैकेजिंग में जो उनके प्राइसिंग होते हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। तो इस मार्केट में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे और ये डिफरेंट प्रोडक्ट आपस में ही एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। ध्यान देंगे, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे से होमोजीनियस होते हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। मतलब इस मार्केट में आपको
एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करता हुआ दूसरा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलते हैं और इसी की वजह से इस मार्केट में जो रेवेन्यू कर्व होता है उसका शेप थोड़ा सा बदलता है, ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे भी चूंकि कंपटीशन है, मोनोपोलीज हैं, भले वो अपना अपना यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी जो कंपटीशन है वो हाई होता है। और अगर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी सेलर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहे तो उसे अपने प्रोडक्ट की कीमत घटानी पड़ती है। यानी इस मार्केट में भी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में आपको इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। इस मार्केट में भी ज़्यादा प्राइस रखने पर कम क्वांटिटी बिकती है और कम प्राइस रखने पे ज़्यादा क्वांटिटी बिकती है। तो अगर कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचना चाहता है, ज़्यादा ऑफर करना चाहता है, तो फिर वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को घटाता है। और अगर कोई सेलर अपने प्रोडक्ट को कम से कम बेचना चाहे तो फिर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रखता है। सो इन फीचर्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मार्केट में फर्म का जो रेवेन्यू कर्व है भाई वो कैसा होता है। ठीक है, और उसके लिए भी एज सिमिलर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली मार्केट हमने टेबल बनाया था और ग्राफ बनाया था, तो वही सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। फीचर्स याद रखने हैं आपको कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, साथ में प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद है। तो टेबल बनाते हैं हम, जिसमें हम रेवेन्यू की बात करेंगे। रेवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगेन टेबल में हम टोटल रेवेन्यू लेंगे, एवरेज रेवेन्यू लेंगे और मार्जिनल रेवेन्यू लेंगे। आउटपुट हम यूनिट्स में ले रहे हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, आउटपुट जो है वो हम 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और फिर यहाँ पे भी हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ले लेते हैं, AR विच इज इक्वल्स टू प्राइस। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा, मैंने डिस्कस किया कि परफेक्टली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में भी आपको इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइस जो होगा वो क्वांटिटी आउटपुट जो आपका बढ़ता जा रहा है उसके साथ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस मान लीजिए कि 1 जब पहला यूनिट है आउटपुट का, तो प्राइस सपोज 10 रुपीज़ है पर यूनिट। फिर और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सेलर बेचना चाहता है तो वो अपने प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ से घटा के 9.5 कर देता है। फिर वो और एक्स्ट्रा यूनिट अपने प्रोडक्ट को बेचता है तो वहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट की कीमत को और कम कर देता है विच इज़ 9। और जैसे जैसे वो और बढ़ाता जाएगा प्रोडक्ट की कीमत को वो और घटाता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्राइस जो है वो घटता जा रहा है जैसे जैसे क्वांटिटी मार्केट में जो बिक रहा है, जो बेचा जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अब हम प्राइस और क्वांटिटी की मदद से टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे। सो TR इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। सो सिंपली निकाल लेंगे 10 इंटू 1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10। फिर निकाल लेंगे हम 9.5 इंटू 2 तो आपका वैल्यू आ जाएगा 19। ठीक है, फिर 9 इंटू 3 तो आ जाएगा 27
देन आपका आ जाएगा 8.5 इंटू 4, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 34, एंड देन 5 इंटू 8, तो हम कर लेंगे, तो इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट आ जाएगा 40। अब यहाँ पे देखें, टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट मार्केट में बेचते जा रहे हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा सामान बेचेंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। अब टोटल रेवेन्यू हमको मिल चुका है, तो टोटल रेवेन्यू की मदद से अब हम निकाल लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को, और मार्जिनल रेवेन्यू जब हम निकाल रहे हैं तो वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। MR ऑफ n यूनिट निकालने के लिए TR ऑफ n में TR ऑफ n-1 को घटा देंगे, तो फर्स्ट का तो 10 होगा, फिर 19 माइनस 10 करते हुए निकालेंगे सेकेंड यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू विच इज़ 9, देन 27 माइनस 19 करेंगे हम, वैल्यू आ जाएगा आपका 8। उसके बाद हम 34 माइनस 27 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 7, और फिर 40 माइनस 34 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 6। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड बढ़ता जा रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है हमारा वो डिक्रीज होता जा रहा है। सो यहाँ पे इस टेबल से हमको क्लियरली दिख रहा है कि एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, साथ ही साथ मार्जिनल रेवेन्यू और आउटपुट सोल्ड के बीच में भी इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। मतलब आउटपुट सोल्ड बढ़ा रहे हैं और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा घट रहा है, तो इन्वर्स रिलेशनशिप। अब इन्वर्स रिलेशनशिप को दिखाता हुआ जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एज सिमिलर टू मोनोपोली मार्केट, अगर हम वाई एक्सिस पर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट सोल्ड ले लेते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं सिंपली 1 2 3 4 5, और चूंकि वाई एक्सिस पे AR एंड MR ले रहे हैं तो एज यूजुअल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख करके हम स्केलिंग करेंगे। मिनिमम मार्जिनल का 6 है, मैक्सिमम 10 है। एवरेज रेवेन्यू का मिनिमम वैल्यू 8 है और मैक्सिमम 10 है। तो यहाँ पे भी हाँ आप कर सकते हो, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। सबसे पहले हम एवरेज रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। 1 पे एवरेज रेवेन्यू है आपका 10, 1 पे एवरेज रेवेन्यू है 10, 2 पे एवरेज रेवेन्यू है आपका 9.5, ठीक है, तो लगभग अंदाजे से 9.5, 3 पे है आपका 9, फिर 4 पे है 8.5 एंड 5 पे है आपका 8। ये है आपका एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। सो अगर हम इन सारे डॉट को मिला देते हैं तो हमें एवरेज रेवेन्यू का लाइन मिल जाएगा, और जब आप इन सारे डॉट्स को मिला दोगे हल्के हाथ से या स्केल की मदद से तो आपको एवरेज रेवेन्यू का कर्व मिल जाएगा, और ये कर्व आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग नज़र आ रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग आने के पीछे का कारण है कि ये जैसे जैसे आउटपुट सोल्ड हम बढ़ाते जा रहे हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट घटता जा रहा है, विच मीन्स कि डाउनवर्ड स्लोपिंग AR कर्व इंडिकेट कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड आउटपुट सोल्ड। फिर हम मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनाते हैं, यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं एंड मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू ले लेते हैं। सो 1 पे है 10, 2 पे है मार्जिनल रेवेन्यू आपका 9, 2 पे है 9, 3 पे है आपका 8, 4 पे है 7 और 5 पे है 6, ठीक है। सारे डॉट्स को आप अगेन हल्के हाथों से मिला दोगे तो MR का कर्व मिल जाएगा, और MR का कर्व भी आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलेगा। यहाँ पे आप देखो तो MR आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है, और इसके भी डाउनवर्ड आने के पीछे का कारण है कि ये भी
इन्वर्स रिलेशनशिप को दिखला रहा है बिटवीन द प्राइस या मार्जिनल रेवेन्यू एंड आउटपुट सोल्ड। अब यहाँ पे आपको ये सिमिलर लग रहा होगा कि जब हमने मोनोपोली मार्केट के अंदर फर्म का रेवेन्यू कर्व देखा था तो वहाँ पे जो दिख रहा था बिल्कुल वही आपका रेवेन्यू कर्व यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो रेवेन्यू कर्व्स होंगे फर्म के अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, वो आपके अंडर मोनोपोलिस्टिक competitive markets are downward sloping। ये जो है ये आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग आए हैं दोनों के दोनों, और डाउनवर्ड स्लोपिंग आने का मतलब है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाएंगे, इनवर्स रिलेशन को ये दिखा रहे हैं किसके किसके बीच में, तो रेवेन्यू साथ ही साथ प्राइसेस एंड आउटपुट के बीच में। इनवर्स रिलेशनशिप ये दिखा रहे हैं रेवेन्यू एंड आउटपुट सोल्ड के बीच में, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कर्व के स्लोप को देखते हैं तो ये तो डाउनवर्ड है, इसके शेप को जब आप देखोगे इलास्टिसिटी के स्केल पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको मोर इलास्टिक नजर आएंगे। मोर इलास्टिक का क्या मतलब है, तो मोर इलास्टिक का मतलब है कि जो इलास्टिसिटी है वो उसका वैल्यू 1 से बड़ा, विच मीन्स कि जितना चेंज इस तरह के मार्केट में होता है प्रोडक्ट के प्राइस में, उससे ज़्यादा चेंज हो जाता है प्रोडक्ट के क्वांटिटी में, ठीक है। मतलब प्राइस में मान लीजिए 10% का चेंज हुआ है तो रिजल्टिंग चेंज जो क्वांटिटी में देखने को मिलेगा वो हो सकता है कि आपको 10 से ज़्यादा मिले, वो 11 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो सपोज आपका 10 से ज़्यादा % चेंज हो रहा है 20 इन द क्वांटिटी, सो ये आपका इंडिकेट करता है मोर इलास्टिसिटी को। नाउ द क्वेश्चन इज कि वाई, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस में जितना चेंज हुआ उससे ज़्यादा चेंज हो जाता है इस मार्केट में प्रोडक्ट की क्वांटिटी में। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही देखा कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट फॉर्म होता है जिसमें प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब रिप्लेस करने वाली वस्तुएं। मैंने शुरुआत में बताया इस मार्केट में जितने भी सेलर होते हैं उनका उनके प्रोडक्ट पे कंप्लीट कंट्रोल होता है, उनके प्रोडक्ट यूनिक होते हुए भी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, और यही वजह है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को रिप्लेस कर सकती है इस तरह के मार्केट में। तो चूंकि प्रोडक्ट्स एक दूसरे को रिप्लेस कर पाते हैं, इसी वजह से अगर कोई एक प्रोडक्ट है, मान लो कि ए और बी दो प्रोडक्ट है, ऐसा समझो कि ए एंड बी दो प्रोडक्ट हैं और ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो इस मार्केट में अगर ए की कीमत, ए का प्राइस अगर मार्केट में बढ़ेगा तो प्राइस के बढ़ने पर हमको पता है डिमांड जो है वो घटता है, ठीक है, डिमांड घटता है। अब मोर इलास्टिसिटी में हमने देखा कि जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उससे ज़्यादा चेंज हो जाएगा क्वांटिटी में। मतलब मान लीजिए कि प्राइस में 5% का इंक्रीमेंट हुआ और क्वांटिटी भी 5% से घटना चाहिए था, लेकिन क्वांटिटी आपका 5 से ज़्यादा में भी 7% से घट गया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ए का सब्स्टिट्यूट है बी। बायर्स ए के प्राइस के बढ़ने पर उसके डिमांड को घटा रहे हैं और जितना डिमांड घटना चाहिए उससे भी ज़्यादा घट जाएगा क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं। मुझे एक चॉकलेट लेना है, उसकी कीमत बढ़ गई। अब चॉकलेट्स बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, डेयरी मिल्क भी है, पर्क भी है, किटकैट भी है। अगर डेयरी मिल्क की कीमत में इंक्रीमेंट होता है तो उसका डिमांड घटना जितना चाहिए उससे ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि मार्केट में चॉकलेट्स के और भी सब्स्टिट्यूट हैं, डेयरी मिल्क के और भी सब्स्टिट्यूट्स हैं।
तो अगर डेयरी मिल्क की कीमत बढ़ी है तो उसका डिमांड इसीलिए ज़्यादा घटेगा क्योंकि उसकी जगह पे लोग और भी अदर चॉकलेट्स अवेलेबल हैं जिनको परचेज कर सकते हैं। और इसी वजह से जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू कर्व जो होता है इस मार्केट में, इस मार्केट फॉर्म में, वो मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है, हम जो टॉपिक शुरू कर चुके थे लास्ट क्लास में कि अलग अलग मार्केट में फर्म के रेवेन्यू कर्व को हम देख रहे थे, ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ हमारा जो चैप्टर 4 चल रहा था, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, ये भी कंप्लीट हो जाता है। सो बहुत ही सिंपल था ये टॉपिक, ये चैप्टर, और इसमें हम लोगों ने मात्र 3 टॉपिक डिस्कस करे हैं और आप फटाफट से इसको एक बारी रिवाइज कर लोगे ताकि थ्योरी ऑफ रेवेन्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। वो चैप्टर में हम बात करेंगे कि एक उत्पादक जो होता है, एक प्रोड्यूसर जो होता है, वो इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है और कैसे पहुंचता है। तो वो चैप्टर इससे और छोटा है, तो वो शायद 1-2 क्लास में ही हमारा फिनिश हो जाए और उसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।